हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे और आपका एग्जाम भी बहुत अच्छा रहा होगा, क्योंकि पेपर बहुत अच्छा आया है। और ईवीएस के क्वेश्चन, जिसने भी मेरा नोट्स पढ़ा है, जो मैंने क्लास 4th और 5th का नोट्स दिया था, वो नोट्स जिसने भी पढ़ा है उसके सभी क्वेश्चन सही होंगे, क्योंकि मैंने ये सब कुछ उस नोट्स में लिखा है। और मैंने जो रिवीजन करवाई थी, जो लास्ट वीडियो ईवीएस की आई थी, उसमें मैंने पूरे नोट्स का रिवीजन भी करवाया था। तो चलिए क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। जल्दी जल्दी से सिर्फ आंसर ही देखेंगे, डिटेल में मैं बाद में क्वेश्चन को बताऊंगी। तो चलिए देख लेते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, अभिकथन एवं कारण को ध्यान से पढ़ें। अभिकथन दिया गया है, हाथियों के झुंड में केवल हथनियां और बच्चे ही रहते हैं। और कारण दिया गया है, हाथी 14-15 साल बाद झुंड छोड़ देते हैं और अकेले रहते हैं। दोनों ही अभिकथन और कारण दोनों ही सही है। मैंने आपको हाथियों के बारे में कई बार बताया है और प्रश्न मैंने प्रैक्टिस में भी कई बार लिया है। तो अभिकथन और कारण दोनों ही सही हैं, और कारण अभिकथन की सही व्याख्या कर रहा है। तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। एनसीईआरटी की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के अध्याय 4 खाएं आम 12 महीने में आम पापड़ बनाने की कहानी है, ताकि ना सिर्फ प्रक्रिया और तकनीक को बच्चे समझें, बल्कि पकाने और संरक्षण के कौशल को भी सराह सकें। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार इस पाठ के माध्यम से ईवीएस पढ़ाने का कौन सा सामान्य उद्देश्य प्राप्त किया जा रहा है? पहला विकल्प है, किसी वस्तु को बनाने में कितनी श्रम की जरूरत होती है, उसकी व्याख्या करना। दूसरा है, प्राकृतिक परिवेश से किस प्रकार से विभिन्न वस्तुएं बनाई जा सकती हैं, उसकी चर्चा करना। अमूर्त के साथ अपने अनुभवों के पहलुओं से जुड़े अवलोकन एवं उदाहरणों की सहायता से समझ का विकास करना। और चौथा विकल्प इसमें आ नहीं पाया है, तो तीसरा विकल्प ही इसमें सही है कि अमूर्त के स्थान पर अपने अनुभवों के पहलुओं से जुड़े अवलोकनों एवं उदाहरणों की सहायता से समझ का विकास करना। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। मोहन कक्षा 5 का एक पर्यावरण अध्ययन का शिक्षक है। वह अपनी कक्षा में निम्नलिखित गतिविधि को श्याम पट्ट पर लिखता है और अपने माता पिता और दादा दादी के समय पानी की उपलब्धता के बारे में पता करें और उसकी वर्तमान स्थिति से तुलना करें। उपरोक्त गतिविधि के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सबसे उपयुक्त रणनीति होगी? पहला है भूमिका निर्वहन, दूसरा है परियोजना, तीसरा है चर्चा और चौथा है साक्षात्कार। तो इसमें जो सबसे अच्छी रणनीति है वह है साक्षात्कार। तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है, अर्चना कक्षा 4 की एक पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका है। वह अपनी कक्षा में बच्चों के 2 समूह बनाती हैं और विद्यालय में यूनिफॉर्म होनी चाहिए या नहीं, इस विषय पर वाद विवाद गतिविधि कराती हैं। अर्चना ने अपनी कक्षा में वाद विवाद क्यों कराया? निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उपयुक्त कारण नहीं हो सकता है? नहीं पूछा गया है। वाद विवाद से बच्चों को किसी बात के विभिन्न पहलुओं के बारे में सोचने और समझने का मौका मिलता है। कक्षा में बच्चों को अपनी राय रखने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। कक्षा में बच्चों को अपने अनुभवों को साझा करने का अवसर प्राप्त होता है। और चौथा है, वाद विवाद से बच्चे अपने साथियों के ज्ञान का आकलन कर लेते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि कौन सा सबसे उपयुक्त कारण नहीं हो सकता। तो कक्षा में बच्चों को अपनी राय रखने के लिए प्रोत्साहन मिलता है, एक तो ये होगा। और कक्षा में बच्चे अपने अनुभवों को साझा करने का अवसर प्राप्त करते हैं, ये तो सही है। वाद विवाद में बच्चे अपने साथियों के ज्ञान का आकलन करते हैं, तो बच्चे ज्ञान का आकलन नहीं करते अपने साथियों का। तो इसमें बी और डी, यानी बी और डी साथ में है, तो दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, बच्चा विभिन्न कुशल कार्यों जैसे खेती और दैनिक जीवन में उनकी विरासत का वर्णन करता है। उपरोक्त कथन, पहला लिखा है सीखने के सूचक, दूसरा है सीखने के उद्देश्य, तीसरा है दक्षता कथन और चौथा है सीखने के प्रतिफल। तो इसमें तीसरा विकल्प सही हो जाएगा, दक्षता कथन। अगला प्रश्न दिया गया है, बंगाल की खाड़ी पर समुद्र तट वाला राज्य केंद्र शासित प्रदेश निम्नलिखित में से कौन सा है? और मैंने आपसे कहा था कि ये प्रश्न जरूर पूछा जाएगा, क्योंकि कई बार पूछा गया है। बंगाल की खाड़ी के जो राज्य हैं तटवर्ती, वो पूछ लिए जाते हैं, और अरब सागर के भी पूछ लिए जाते हैं। तो इसमें चौथा विकल्प सही है, आंध्र प्रदेश। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, एनसीईआरटी की पर्यावरण अध्ययन की 5वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक में पाठ 13 गौरव जानी के अद्भुत यात्रा वर्णन पाठ 13 गौरव जानी के अद्भुत यात्रा का वर्णन करती है। यह पाठ निम्नलिखित में से कौन से थीम का हिस्सा है? पहला है आपसी संबंध, दूसरा है काम और खेल, तीसरा है परिवार और मित्र और चौथा है आवास।
तो इसमें आवास के बारे में बताया गया है, घरों की विशेषताएं बताई गई हैं। चौथा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। पर्यावरण अध्ययन की एक रचनावादी कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया नहीं होती हुई दिखाई देती? पहला है बच्चे सिर्फ जाने पहचाने सवाल हल कर रहे हैं। दूसरा है बच्चे अवधारणाओं के बीच नई नई कड़ियों को जोड़ने में अपना अनुभव उपयोग कर रहे हैं। तीसरा है बच्चे ठोस वस्तुओं पर क्रिया करके सीख रहे हैं। और चौथा है बच्चों के अनुभव को सम्मान दिया जा रहा है। तो इसमें जो उत्तर सही है, यानी कि इसमें पूछा गया है कौन सी क्रिया नहीं होती दिखाई दे रही, तो बच्चे सिर्फ जाने पहचाने सवाल कर रहे हैं, यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिद्धि एक कक्षा 4 की शिक्षिका है। वह अपनी कक्षा के बच्चों को एनसीईआरटी के पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक का पाठ हुत्तू टू पढ़ाने के लिए सही बच्चों को खेल के मैदान में ले जाकर कबड्डी खेल खिलाती हैं। खेल खेलने से पहले वह सही बच्चों को इस खेल के नियम भी बताती हैं। शिक्षिका इस खेल को खेलने से पहले बच्चों को नियम क्यों बताती है? निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उपयुक्त कारण हो सकता है? पहला लिखा है, वह बच्चों का ध्यान इस ओर खींचना चाहती हैं कि खेल की तरह ही जीवन में भी हम नियम बनाते हैं। दूसरा है ताकि सभी कार्य ढंग से किए जाएं। तीसरा है हम सभी समाज में इस प्रकार से नियमों से बंधे हैं जिनके द्वारा आपस में मतभेद और झगड़े सुलझाते हैं। और चौथा लिखा है, नियम बनाने से सभी बच्चों का ध्यान खेल की अपेक्षा नियम पर बहुत अधिक रहता है। तो इसमें ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है, डी इसमें गलत है, ए बी सी सही, यानी कि तीसरा विकल्प इस प्रश्न में उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए एवं सही विकल्प चुनिए। अभिकथन है, जैव मात्रा एवं जीवाश्म ईंधन दोनों ऊर्जा के परंपरागत स्रोत हैं। और कारण दिया गया है, पारंपरिक स्रोत वे हैं जिनका स्वभाव नवीकरणीय होता है। अब इसमें बताना है, तो इसमें ए तो सही लिखा है कि जैव मात्रा एवं जीवाश्म ईंधन दोनों ऊर्जा के परंपरागत स्रोत है, लेकिन आर गलत लिखा हुआ है। तो ए सही आर गलत, यानी कि पहला विकल्प इसमें उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, नीचे दिए गए कथनों ए और बी पर विचार कीजिए। सन 1969 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर उतरने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे, ये बात सही है, तो कथन ए सही हो गया। सन 2007 में कल्पना चावला अंतरिक्ष में लंबे समय तक रहने वाली पहली महिला थी, तो कथन बी जो है वह गलत लिखा हुआ है। तो इसमें ए सही है परंतु बी गलत है, यानी कि पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, ऐसा पाया गया कि बच्चों के सीखने और प्रगति का अवलोकन करते समय कुछ गलतियां हो जाती हैं। यह गलतियां हमारे पूर्वाग्रहों का परिणाम हो सकती हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सूचना एक पूर्वाग्रह के रूप में दर्ज नहीं होनी चाहिए? पहला लिखा है, पोर्टफोलियो में बच्चों के काम के नमूने। दूसरा है, बच्चों की योग्यता व कार्य निष्पादन के संबंध में पहले के अनुभव। दूसरा है, किसी एक विषय और उसके किसी एक क्षेत्र की परीक्षा से जुड़े पूर्व परिणाम। और चौथा है, बच्चे की सामाजिक पृष्ठभूमि। तो इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी सूचना एक पूर्वाग्रह के रूप में दर्ज नहीं होनी चाहिए? तो बच्चे की सामाजिक पृष्ठभूमि इसमें चौथा सही है, चौथा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, ये जो थोड़ा धुंधला छपा हुआ है फिर भी मैं पढ़ लेती हूँ। जिन बकरियों के बालों से मुलायम पश्मीना शॉल बनाए जाते हैं वे लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई में पाई जाती हैं जहां बहुत सर्दी पड़ती है। कारण दिया गया है, इतनी सर्दी से बचने के लिए बकरियों के शरीर पर गर्म बालों की परत उगाते हैं। तो मैंने जो नोट्स दिया है, मैंने आपको जो लास्ट वीडियो ईवीएस की दी थी उसमें मैंने सब कुछ बताया था, सबका रिवीजन मैंने करवाया था। तो इसमें जो तीसरा है, ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या है, तो तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। कथन दिया गया है, एनीमिया के कारण बच्चे ठीक से बढ़ नहीं पाते और उनमें फुर्ती भी कम होती है। कथन 2 दिया गया है, एनीमिया बच्चों की शारीरिक और दिमागी तंदुरुस्ती पर असर करता है। तो इसमें जो सत्य कथन है वह बताना है। तो इसमें ए और 2, यानी कि कथन 1 और 2 दोनों ही सही हैं, तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से सही मिलान चुनिए। तो इसमें जो सही मिलान है, लावड़ी तमिलनाडु, ये गलत है, लावड़ी महाराष्ट्र का है, भरतनाट्यम उड़ीसा का नहीं है, कथक कर्नाटक का नहीं है, कथक उत्तर प्रदेश का है, बिहू असम का है और मैंने आपको बताया भी है कई बार। तो चौथा विकल्प इस प्रश्न में सही हो जाएगा। ये भी मैंने आपको नोट्स में लिख कर दिया है कि गाय के आगे के दांत छोटे तथा पीछे के दांत चपटे और बड़े होते हैं, ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है कि जो आगे के दांत छोटे होते हैं वह घास काटने के लिए, और जो दांत चपटे और बड़े होते हैं वे चबाने के लिए होते हैं। तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्या कारण है कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में किस्से और कहानियों को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है? निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उपयुक्त कारण हो सकता है?
पहला लिखा है प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक किस्से और कहानियों को रुचि लेकर सुनाते हैं, इसलिए इनको महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। बच्चों का पर्यावरण से संबंधित मुद्दों के प्रति संवेदनशीलता विकसित करने के लिए अक्सर किस्से और कहानियों का इस्तेमाल महत्वपूर्ण माना गया है। तीसरा है क्योंकि बच्चे कहानी के पात्रों से अपने आप को आसानी से जोड़ लेते हैं, इसलिए इनको पाठ्य पुस्तकों में महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। चौथा लिखा है किस्से कहानियां समाज को पसंद है, इसलिए इनको पर्यावरण की पाठ्य पुस्तकों में महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। तो इसमें जो सही है वह बताना है। तो इसमें बच्चों का पर्यावरण से संबंधित मुद्दों के प्रति संवेदनशीलता विकसित करने के लिए अक्सर बच्चे किस्से और कहानियों का इस्तेमाल महत्वपूर्ण माना जाता है। बी सही है और सी भी सही है, यानी कि जो चौथा विकल्प है वही इस प्रश्न में उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है निम्नलिखित प्रश्न में अभिकथन और कारण को आगे रखा गया है, कथनों को ध्यान से पढ़ें और निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। अभिकथन दिया गया है एनसीईआरटी के पर्यावरण अध्ययन के पाठ्य पुस्तकों के पाठों में आम जिंदगी की वास्तविक घटनाओं, रोजमर्रा की समस्याओं और आज से बड़ी कुछ ज्वलंत समस्याओं को रखा गया है। कारण है इन सभी समस्याओं पर बच्चे खुलकर बहस कर सकें, समस्याओं से अवगत हों, उनके प्रति संवेदनशील बने और सही समझ बना सकें। तो इसमें जो सत्य कथन है वह बताना है। तो इसमें अभिकथन कारण दोनों ही सही है और कारण अभिकथन की सही व्याख्या है, तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। उबला हुआ दूध पेट में पचने में कितना समय लेता है? निम्नलिखित में से सही उत्तर को चुनें। तो उबला हुआ दूध पेट में पचने में लेता है 2 घंटे का समय, तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। एक व्यक्ति मृत समुद्र या खारी झील में नहीं डूबेगा भले ही वह तैरना ना जानता हो। तो इसलिए नहीं डूबेगा क्योंकि जो नमकीन पानी होता है उसका उच्च घनत्व होता है, तीसरा इसमें सही हो जाएगा। अगला दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा समूह तत्वों से बना है? तो तत्वों से बना है वह है लिथियम, टिन और सोडियम, दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला दिया गया है पर्यावरण अध्ययन का एक शिक्षक कुछ बच्चों के गतिविधि कराने के दौरान कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं का अवलोकन करता है तथा उसका एक वर्णनात्मक टिप्पणियां भी दर्ज करता है। निम्नलिखित में से कौन सा आकलन का उपकरण हो सकता है? तो आकलन का उपकरण है उपाख्यानात्मक अभिलेख। अगला है 2 भारतीय पक्षी वृक्ष या झाड़ी की डाली पर अपना लटकता हुआ घोंसला बनाते हैं, ये 2 पक्षी हैं। तो वृक्ष या झाड़ी पर लटकता हुआ घोंसला बनाता है शक्करखोरा, और बीवर भी लालटेन की तरीके से लटकता हुआ घोंसला बनाता है, लेकिन बीवर के साथ कलचड़ी लिखा हुआ है तो ये तो होगा नहीं। जो दर्जन चिड़िया होती है वो भी थैली जैसी ही बनाती है और वो भी लटकती हुई बनाती है, तो शक्करखोरा और दर्जन चिड़िया, चौथा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कथन ए और बी को ध्यान से पढ़ें। कथन ए है ठंड के मौसम में छिपकलियां लंबी और गहरी निद्रा में चली जाती हैं और कुछ ऋतुओं में कुछ जानवर लंबी गहरी निद्रा में चले जाते हैं। तो इसमें आपको बताना है कौन सा सही है। तो ए और बी दोनों ही सही हैं और बी ए की सही व्याख्या है, तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है एक शिक्षक अपनी पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों को समूहों में बांटकर विद्यालय में मौजूद उनसे कुछ वस्तुएं इकट्ठी करने को कहता है। इसके बाद वह बच्चों के साथ बैठकर उन वस्तुओं को विभिन्न समूह में बांटने के लिए कहता है। बच्चे वस्तुओं के उनके गुणों के आधार पर विभिन्न समूहों में बांट देते हैं। शिक्षक द्वारा इस गतिविधि को कराने का क्या सबसे उपयुक्त उद्देश्य हो सकता है? तो उपयुक्त उद्देश्य पूछा गया है, तीसरा विकल्प इसमें सही होगा। प्राथमिक स्तर पर बच्चे एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करके बेहतर तरीके से सीख पाते हैं, तीसरा इसमें सही है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। राकेश कक्षा 5 का एक पर्यावरण अध्ययन का शिक्षक है। वह अपनी कक्षा में बच्चों से एक गतिविधि करने के लिए कहता है जिसमें सभी बच्चे यह अवलोकन करते हैं कि कौन सी वस्तु पानी में तैरती है, कौन सी पानी में डूबती है। गतिविधि के उपरांत कुछ बच्चे शिक्षक से पूछते हैं कि कुछ वस्तुएं पानी में डूब जाती हैं, कुछ तैरती हैं, ऐसा क्यों है? निम्नलिखित परिस्थिति में एक शिक्षक को क्या सबसे उपयुक्त करना चाहिए? तो इसमें सत्य जो है वह बताना है। तो इसमें शिक्षक को बच्चों से कहना चाहिए कि ऐसा घनत्व कारण होता है, सही है। प्रत्येक बच्चों को निरीक्षण करने, अपनी टिप्पणियां दर्ज करने और टिप्पणियों का अर्थ बताने की आज़ादी दें, ये भी सही है। प्रत्येक बच्चे को परिकल्पना करने, परीक्षण करने और गतिविधि आधारित सामान्यीकरण करने का अवसर प्रदान दें, ये भी सही है। शिक्षक को यही कहना चाहिए कि इसका मुख्य कारण आप बड़ी कक्षाओं में पढ़ेंगे, ये गलत है। ए बी सी तीनों सही है, तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है अब भारत में 10 यानी सुबह के 10 बजे हैं, आज ही लगभग मध्याह्न है, तो लगभग मध्याह्न सिंगापुर में होगा, दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। पर्यावरण अध्ययन की बाल केंद्रित कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया सबसे कम होती दिखाई देती है? बच्चे कक्षा में चर्चा करते हुए अपने अनुभव बांटते हुए भी दिखाई देंगे, ये सही है। बच्चे कक्षा में शिक्षक को सुनते हुए दिखाई देंगे,
तो इसमें पूछा गया है कि कौन सी क्रिया सबसे कम होगी, तो बच्चे कक्षा में शिक्षक को सुनते हुए दिखाई देंगे, ये सबसे कम होगी। तो दूसरा इसमें उत्तर हो जाएगा। एक व्यक्ति ने 30 जनवरी 2023 को नई दिल्ली से बेंगलुरु के लिए ट्रेन पकड़ी। ट्रेन नई दिल्ली से 17 घंटे पर चली और 17 घंटे पर 31 जनवरी 2023 को बेंगलुरु पहुंची। यदि नई दिल्ली और बेंगलुरु के बीच की दूरी 1776 किलोमीटर है, तो ट्रेन की पूरी यात्रा की औसत गति क्या होगी? यानी कि कुल जो समय लगा है वह 24 घंटे का है और दूरी हमें दी गई है, तो 1776 में 24 से दे दीजिए भाग, 74 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्न में अभिकथन और कारण को आगे रखा गया है। कथनों को ध्यान से पढ़ें और निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। अभिकथन है, पर्यावरण अध्ययन का पाठ्यचर्या थीम पर आधारित है। पर्यावरण अध्ययन और प्रत्येक थीम अंतः संबंधित है। कारण है, पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यचर्या को थीम आधारित रखने का सबसे मुख्य कारण है कि इससे हर थीम की गहरी समझ बनती है और हर थीम की शुरुआत सवालों से ही होती है। तो अभिकथन कारण दोनों सही हैं, तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। कारण अभिकथन की सही व्याख्या भी कर रहा है। अगला प्रश्न दिया गया है, तो यहाँ प्रश्न पूरे हो जाते हैं, अगला प्रश्न अब नहीं है। पूरे 300 प्रश्न मैंने करा दिए हैं, मुझे पेपर नहीं मिल पाया था इसलिए मैंने जल्दी सॉल्व नहीं करा पाया। तो आप लोगों के कितने नंबर बने हैं आप लोग कमेंट में